सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले आप जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब हम सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें पढ़ना होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन से बच्चों क्या तात्पर्य होता है, चेंज होना। अब चेंज क्या चीज़ होती है, कभी तो क्या होता है पदार्थ पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, कभी क्या होता है एक बार बदलता है लेकिन वापिस उसी अवस्था में आ जाता है। इस आधार पर क्या होती है, हम दो प्रकार के परिवर्तनों की बात करेंगे इस लेसन के अंदर। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है। भौतिक अवस्थाएं क्या चीज़ होती है पदार्थ की, जिसको हम देख पाते हैं। क्या चीज़ देख पाते हैं, उसका आकार हम देख पाते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, भौतिक अवस्था क्या होती है, उसका आकार हम देख पाते हैं, उसका रंग हम देख पाते हैं और हम उसका गुण भी हम देख पाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में यानी आकार, रंग या गुण में जब कोई परिवर्तन होता है, किसकी वजह से होता है बच्चों, ये परिवर्तन होता है या तो दाब से होता है, बाहरी परिस्थितियां जैसे दाब से या ताप से परिवर्तन होता है। दाब या ताप जो बाहरी परिस्थिति किसी भी पदार्थ पे लगेगी तो वो या तो उसके आकार में परिवर्तन होगा और या उसके रंग में या उसके गुण में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ये दाब ताप बाहरी परिस्थिति हटेगी तो वापिस पदार्थ क्या आ जाएगा, अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो एक बार हम पढ़ते हैं जैसे भौतिक परिवर्तन के बारे में। ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी पदार्थ की केवल भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुण मैंने बता दिया कि केवल अवस्था में ही क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, बर्फ की बात करते हैं। बर्फ को जब हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, बर्फ को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाती है, जल बन जाती है। उसके बाद में यदि इसी जल को फिर थोड़ा सा गर्म करें तो वो वाष्प या गैस बन जाती है। आगे समझिए। तो मैंने यह कहा था कि पदार्थ की अवस्था ये क्या थी, ठोस थी, ये क्या बना, द्रव बना। ठीक है ना। इसमें ठोस का गुण था और इसमें क्या हुआ, तरलता का गुण आ गया। अब क्या हुआ, इसको जब गर्म किया, बर्फ को जब गर्म किया तो क्या बना, जल बना। ठीक है ना। अब जल को यदि हम वापिस क्या करें, ये तापमान हटेगा, ये तापमान हटेगा और इसको यदि हम ठंडा करें वापिस तो वापिस जल क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी। ठीक है ना। और यदि इस जल को और गर्म करें थोड़ा तो क्या बन जाएगा, गैस बनेगी। और अब इस गैस को यदि हम इकट्ठा कर दें तो वापिस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर बाहरी अवस्थाएं या बाहरी परिस्थितियां जैसे ताप दाब लगे तो पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती है, लेकिन इनके अंदर जैसे अब जल होता है वो H2O होता है। बर्फ भी जिस जल से बनी है उसका भी क्या होगा, H2O होगा। इसका भी अणुसूत्र क्या होगा, H2O, और इस वाष्प का भी क्या होगा, H2O। तो इस H2O के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह परिवर्तन केवल हम देख पाते हैं, जैसे बर्फ थी, ठोस थी, उसके बाद में तरल हुई और ये गैस बनी, उसमें ही परिवर्तन हुआ। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया बच्चों, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चों कांच का टूटना। अब कांच होता है, हम गिरा दें, ऊपर से गिराएं तो गिराने के बाद वो टूट जाएगा। अब टूट गया कांच तो कांच ही है ना, दूसरा कोई पदार्थ नहीं बना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, भौतिक परिवर्तन होगा। उसी प्रकार जैसे
अपने पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, खींच के इसकी लंबाई जो हम देख पाते हैं भौतिक गुण, इसकी लंबाई के अंदर हमने क्या किया, परिवर्तन किया। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, जो स्प्रिंग था उसको छोड़ा तो स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में वापिस आ गया। तो क्या हुआ कि अवस्था परिवर्तन हुई, भारी अवस्थाएं हटाई, जैसे हमने उसको छोड़ा तो वह लंबाई की जो अवस्था थी वो वापिस उसने प्राप्त कर ली। तो ये परिवर्तन कौन सा हुआ बच्चों, भौतिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद में और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहे का चुंबक में बदलना, बल्ब का जलना, पंखे का चलना। अब पंखा होता है उस पर तापमान लगता है, जैसे विद्युत आती है उसमें वो चलने लगता है। जैसे हम विद्युत जो ताप बंद करते हैं तो वो पंखा वहीं अपने स्थान पे आ जाता है, वैसा का वैसा ही होता है जैसे हम उसको देख पाते हैं। उसके बाद में कागज का फटना, ये भी सारे के सारे कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, देखते हैं बच्चों क्या गुण होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के गुण देखो बच्चों, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, अब भौतिक गुण अभी हमने बात की कि अवस्था, लंबाई की अवस्था, पड़ी हुई अवस्था, गिरी हुई, कोई भी अवस्थाएं होती है जैसे, उसके बाद इसके रंग, गंध आदि में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उसके बाद जिसको हम देख पाते हैं, पदार्थ का रंग देख सकते हैं, उसकी आकृति देख पाते हैं, उसका गुण देख पाते हैं, तो वो चीज़ सारी की सारी क्या होती है, भौतिक अवस्थाएं होती है। तो केवल भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, बदलती है। परिवर्तन का कारण हटाने पर, जैसे ही हमने परिवर्तन का कारण हटाया, जैसे बर्फ थी, बर्फ को हमने गर्म किया तो वो क्या बन गई, द्रव बन गई। किस वजह से, ताप की वजह से। अब यदि हम इस ताप को हटा दें तो वापिस यह द्रव क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो यह परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है अस्थायी, मतलब ये नहीं है कि बर्फ से द्रव बन गया तो इस द्रव से वापिस क्या न बने, बर्फ न बने। ऐसा नहीं होगा कि द्रव से बर्फ न बने तो इस द्रव से क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, और इस बर्फ से वापिस क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। उसके बाद नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे बर्फ थी, बर्फ से कोई नया पदार्थ नहीं बना कि वापिस उसको बर्फ में न बदला जा सके, तो इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे हम बल्ब को जलाते हैं तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसी प्रकार कांच टूटता है, टूटने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये सारे के सारे इसमें भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों देखो रासायनिक परिवर्तन क्या चीज होती है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में, दोनों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन किस वजह से होते हैं, या तो ताप की वजह से या दाब की वजह से ये परिवर्तन होते हैं पदार्थ में। अब इन दोनों की वजह से जो परिवर्तन होते हैं, यदि इनको हटा दें तो भी पदार्थ क्या होगा, अपनी मूल अवस्था में नहीं बदलता है। किस परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में। देखो ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता। जैसे बच्चों उदाहरण देखते हैं, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे कोयला था, कोयले को कार्बन से लिखा जाता है, उसके बाद में C+ में O2, उसके बाद में कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती है। अब देखो बच्चों, कोयला है, जल गया, जलने के बाद क्या हुआ, राख बनी। इस राख को हम वापिस कोयले में बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते, ठीक है ना। कोयले का गुण अलग होता है, राख का गुण अलग होता है। तो दोनों का क्या हुआ, दोनों में परिवर्तन हो गया। कोयला था वो क्या हुआ, राख में बदल गया। अब राख वापिस कोयले में नहीं बदलेगी, तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। और यदि हम जो ताप हटा दें, दाब हटा दें, तो वो मूल अवस्था में नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है,
रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद में इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे उसके बाद में कागज का एक तो फटना, कागज का फटना कौन सा परिवर्तन था? भौतिक परिवर्तन था। लेकिन कागज का जलना, यदि कागज जल जाए तो राख बन जाएगी, उस राख को वापिस हम कागज नहीं बना सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे दूध से दही बनना। अब दूध होता है, दूध से दही बन जाती है ना। क्या दही से वापिस दूध बन जाता है? नहीं बनता। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। बनी हुई सब्जी का खराब होना। क्या खराब सब्जी को कभी वापिस सही बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लग जाती है, तो जंग लगने के बाद लोहा खराब होता है, उसको सही नहीं कर सकते। और भोजन का पाचन, ये सारे के सारे जो उदाहरण है किसके हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन के हैं। तो ये था रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के गुण देख लेते हैं बच्चों, क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है? भिन्न होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन जब होता है पदार्थ के अंदर, तब वह पदार्थ क्या होता है? पहले जो पदार्थ था उससे क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे दूध जो होता है, दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाती है। दही जो दूध होता है उसका गुण अलग होता है और दही का गुण क्या होता है? अलग होता है। अब दही को हम वापिस कभी भी किस में नहीं बदल सकते? दूध में नहीं बदल सकते। उसके बाद में सामान्यतः पुण्य प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब दूध को दही में बदल दें तो दही वापिस किस में नहीं बदलेगी बच्चों? दूध में नहीं बदलेगी। यह परिवर्तन क्या होता है? स्थायी हो गया। एक बार जो पदार्थ बन गया, जैसे दूध से दही बन गया, तो वापिस वह उसमें दूध में नहीं जाएगा और नए पदार्थ का क्या होता है? हमेशा ही निर्माण होता है। दूध से दही, नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण हो गया। तो यह परिवर्तन कौन सा था बच्चों? रासायनिक परिवर्तन था। तो अब हमने पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है बच्चों। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें केवल पदार्थ की क्या होता है? भौतिक अवस्थाएं, जिसको हम देख पाते हैं। जैसे उसका आकार बदल गया, जैसे पंखा चला तो पंखे का आकार बदल गया, ठीक है ना। लेकिन वापिस जैसे हमने ताप हटाया तो पंखा अपनी मूल अवस्था में आ गया। बल्ब था, बल्ब को जलाया, जलाने के बाद बल्ब क्या हुआ? जला। उसके बाद में हमने बंद की बिजली, तो बल्ब क्या हुआ? बंद हो गया। इस प्रकार क्या हुआ? वैसे ही हमें बल्ब प्राप्त हुआ। तो ये सारे के सारे उदाहरण भौतिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से थे? यानी उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन होता है, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, तब पदार्थ क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। और उस नए पदार्थ को हम मूल अवस्था में, मूल पदार्थ में नहीं बदल सकते। तो उसके बाद में अब हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो अंतर होता है वो देखते हैं क्या अंतर होते हैं। एक तरफ पहले लिखा गया है रासायनिक परिवर्तन और दूसरी तरफ भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है? भिन्न होता है। उसके बाद में इसमें क्या होगा? इसमें तो जैसे क्या होगा? जो पदार्थ होगा पहले पदार्थ होगा और दूसरा जो बनेगा वो पहले पदार्थ से पूर्णतः क्या होगा? भिन्न होगा। जैसे दूध था, दूध से दही बिल्कुल क्या होती है? भिन्न होती है। लेकिन भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। जैसे उसका रंग, अवस्था, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ही वो अवस्थाएं बाहर की हटेगी, जैसे ताप, दाब, बल हटती है, तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो रासायनिक परिवर्तन होता है, एक बार हो गया तो होने के बाद पुण्य उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भौतिक परिवर्तन के अंदर जैसे ही परिस्थिति हटती है तो उस पुण्य पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा ही बच्चों स्थायी होता है। एक बार पदार्थ बन गया तो बनने के बाद वापिस मूल पदार्थ नहीं बनता। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन तो स्थायी होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है।
अस्थायी का अर्थ होता है एक बार पदार्थ बन गया ना तो फिर से वापिस वही पदार्थ बन सकता है। जैसे बर्फ से जल बन जाता है और इसी जल से वापिस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। लेकिन दूध से दही बन गया तो दही से वापिस दूध नहीं बदलेगा। तो ये हो गया स्थायी और ये हो गया अस्थायी। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में, और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमने पहले भी पढ़े, लोहे पर जंग लगना, और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे बर्फ का जल में बदलना और जल का वापिस किस में बदलना, बर्फ में बदलना। तो ये थे बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। क्या चीज़ होती है रासायनिक समीकरण? तो जो रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं के अंदर क्या भाग लेते हैं बच्चों, परमाणु भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। अब इन परमाणुओं को क्या किया जाता है, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। ध्यान से समझो कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको, उनके अंदर क्या लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं, और इन परमाणुओं को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, और प्रतीक के साथ इनकी संख्या भी लिखी जाती है। किनकी, परमाणुओं की भी, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, संख्या का लिखना क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अणुसूत्र। अब एक बार फिर से, रासायनिक समीकरण क्या होती है? क्या होती है कि कोई भी पदार्थ है उसमें परमाणु भाग लेते हैं, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें परमाणु भाग लेते हैं, उन परमाणुओं को प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखा जाता है, और अणुसूत्र और प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन जो कोयला होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं या गर्म करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसकी रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया ना। अब जैसे देखते हैं सी, कार्बन का प्रतीक क्या लिखेंगे बच्चों, सी, प्लस का निशान, उसके बाद में ऑक्सीजन का प्रतीक क्या लिखेंगे, ओ। लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। इस प्रकार इनकी परमाणु की संख्या साथ में लिखना अणुसूत्र कहलाता है बच्चों। अब हमने बना सी प्लस ओ, ये दोनों क्या हुए, प्रतीक हो गया। सी तो कार्बन का और ऑक्सीजन का ओ, दोनों के अंदर बंध बना। बंध बनने के बाद क्या हुआ, CO2 बन गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इस प्रकार ये थी एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया थी कि कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो इसको क्या लिखा कि ये जो परमाणु थे इस अभिक्रिया में, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थे, ये जो परमाणु थे इनके प्रतीक के रूप में हमने लिखा। कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का प्रतीक O। अब ऑक्सीजन के साथ साथ में क्या हुआ, इसमें परमाणु को प्रतीक के साथ साथ उनकी संख्या भी लिखनी है, उसको बोलते हैं अणुसूत्र। C प्लस में O2, ऑक्सीजन के कितने, 2, और एरो लगा के हमने लिखना है CO2। तो इस प्रकार लिखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु को प्रतीक और उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्यों लिखी जाती है, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट रूप या संक्षिप्त रूप प्रदान करती है, तो इसलिए हम लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक क्या होता है बच्चों और उत्पाद क्या होता है। तो जो अभिक्रिया है C प्लस में O2, उसके बाद में क्या बनता है, CO2 बनता है। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग ले रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन तो भाग ले रहे हैं, इन जो भाग लेते हैं यानी तीर के बाईं तरफ जो भाग ले रहे हैं उनको तो क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक कहा जाता है। और तीर के इधर, तीर के जो दाईं तरफ रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के भाग लेने के बाद जो चीज़ बनती है, ठीक है ना, जो चीज़ बनती है तीर के दाईं तरफ,
उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। जैसे हम एक बार फिर से लिखते हैं, C प्लस में O2, तीर का निशान लगा के क्या लिखेंगे, CO2। ये जो C प्लस में O2 है, ये परमाणु भाग ले रहे हैं, तो इनको तो बोलेंगे अभिकारक, ठीक है ना। ये तीर के बाईं तरफ है, ये क्या है, बाईं तरफ, ये तीर के क्या है, दाईं तरफ। तो तीर के बाईं तरफ जो परमाणु भाग लेते हैं उनको अभिकारक, और जो चीज़ बनती है, अब क्रिया संपन्न होने के बाद जो चीज़ बनती है उसको बच्चों क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। और वो हमेशा ही कहाँ लिखी जाती है, तीर के दाईं तरफ। तो ध्यान रखना, अभिकारक तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद हमेशा ही तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। और तीर का निशान क्यों लगाया जाता है बच्चों, तीर का निशान इसलिए लगाया जाता है कि यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। क्या बताता है बच्चों, तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। उसके बाद में तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है। उसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। अब हमने रासायनिक जो समीकरण लिखी थी उसके चरण क्या है, कितने चरणों में या कैसे उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला चरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। तो देखो बच्चों, पहला क्या चीज़ है, पहला क्या चीज़ है हमारे पास पॉइंट, कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को लिखा जाता है। इस प्रकार हमें लिखना है, अभिकारक लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। और तीर का निशान लगाने के तुरंत बाद क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अभिकारक, उसके बाद में तीर का निशान लगाया जाता है और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, जैसे हम लिखते हैं C प्लस O2, C प्लस क्या है, O2, ये तो क्या अभिकारक। अभी हमने बात की कि रासायनिक विक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहा जाता है। इस प्रकार तीर का निशान हम लगाएंगे, ठीक है ना, तीर का निशान लगाएंगे और तीर का निशान लगाने के बाद तुरंत बाद जो इन परमाणुओं से बनेगी वो चीज़ लिख देंगे। ये जो चीज़ बनी CO2 बनी, ये क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो आगे समझे। तो पहला पॉइंट यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक, ये देखो ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक किसको कहा जाता है या अभिकारक किसको कहा जाता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको तो क्रियाकारक कहते हैं। वो तीर के बाईं तरफ लिखेंगे, उसके बाद में तुरंत बाद क्या तीर का निशान लगाएंगे और उत्पाद को लिख देंगे। 2 नंबर पॉइंट है हमारे पास बच्चों कि क्रियाकारक और उत्पाद, क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में 1 से अधिक होने पर धन चिन्ह का लगाया जाता है। यानी क्रियाकारक, जैसे बच्चों क्रियाकारक मतलब जो परमाणु हैं यदि 1 या 1 से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन है, तो 2 हो गए ना, दोनों के बीच क्या लगाया जाएगा, हमेशा ही प्लस लगाया जाएगा। यदि अभिकारक 2 हो तो उनके बीच में प्लस, यदि उत्पाद 2 तो उनके बीच में क्या लगाया जाएगा, प्लस लगाया जाएगा। जैसे CO2 प्लस में यदि यहाँ पे कोई और चीज़ बनती हो ऐसे, तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो इस प्रकार से इनको बच्चों लिखा जाता है। जैसे लिखा है C प्लस में O2, तो C प्लस, C के बीच में प्लस लिखा, उसके बाद में दूसरा अभिकारक लिखा, उसके बाद में CO2 बना। तो इस प्रकार से 2 नंबर हमारे पास पॉइंट हो गया। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता। 3 नंबर पॉइंट हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें न तो द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है, और न ही क्षय होता है। अतः तीर के निशान के दोनों ओर रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक जो समीकरण होती है उसमें क्या होता है बच्चों, कि जिस प्रकार C प्लस में O2, यानी तीसरा जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर जितने परमाणु भाग ले रहे हैं, जितने परमाणु क्या है भाग ले रहे हैं, उतने उत्पाद में क्या होने चाहिए, बनने चाहिए। जैसे
यहाँ देखो समीकरण के अंदर देखो कार्बन अकेला भाग ले रहा है तो कार्बन यहाँ पे अकेला ही बनेगा, ठीक है ना। तो उदाहरण जैसे बच्चों हम चाय बनाते हैं, 2 कप चाय बनाते हैं, ठीक है ना, 1 कप उसमें पानी डालते हैं और 1 कप दूध, तो कितने कप चाय बनेगी? 2 ही कप चाय बनेंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि 1 कप दूध और 1 कप पानी से 10 कप चाय बन जाए, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। यानी जितनी मात्रा में हम कोई भी पदार्थ लेंगे ना आगे उतनी ही मात्रा में बनेगा वो। तो वही बात है, जैसे कार्बन यदि 1 भाग ले रहे हैं तो आगे उत्पाद भी कार्बन का 1 बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के यदि 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के कितने बनेंगे? अणु 2 बनेंगे। आगे समझे? तो ये हम 3 नंबर पॉइंट क्लियर करते हैं। उसके बाद में बच्चों अब हम बच्चों 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। 4 नंबर हमारे पास पॉइंट है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं, जैसे C+ में O2 इस प्रकार लिख दिया, तो आगे क्या हुआ? हमने इस प्रकार लिख दिया CO। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को लिखते वक्त एक हमें ध्यान रखना है कि कार्बन जो परमाणु है, जो परमाणु भाग ले रहे हैं, उनकी जो संख्या है तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ, दोनों तरफ क्या होने चाहिए? परमाणु बराबर होने चाहिए। अब इधर देखो कार्बन के परमाणु कितने? 1। ऑक्सीजन के परमाणु कितने बच्चों? 2। तो अब जो उत्पाद बने उसमें भी क्या होना चाहिए? कार्बन का कितना होना चाहिए बच्चों? 1। ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 2। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 है। इसलिए इस ऑक्सीजन के परमाणु को पूरा करने के लिए हमें उसकी संख्या को लिखा जाता है और वो हम अनुमान के द्वारा या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा लिखते हैं। आगे समझे? ये था हमारा 4 नंबर पॉइंट। अब सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, यदि परमाणुओं को पूरा करते हैं यानी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आप ध्यान रखना कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दिए होते हैं उनको सबसे पहले संतुलित नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि जो ऑक्सीजन दी होती है और हाइड्रोजन दी होती है उसको तो क्या करेंगे? सबसे पहले छोड़ देंगे। उसके बाद के जो भी परमाणु उनको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं या संतुलित करते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण दी हुई है C3H8+ में O2, CO2 और क्या बना? जल बना, यानी प्रोपेन और ऑक्सीजन दोनों ने क्रिया की, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमें इसको संतुलित करनी है। संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें ऑक्सीजन को एक तो छोड़ना है बच्चों। सबसे पहले एक ध्यान रखना, अभिक्रिया को संतुलित करते वक्त एक तो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और एक क्या करेंगे? हाइड्रोजन को छोड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ छोड़ दो। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको छोड़ दो। अब हम किसको शुद्ध करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हमारे पास कौन तीसरा परमाणु क्या है? कार्बन है। तो सबसे पहले कार्बन को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। कार्बन की इधर देखो संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। कार्बन की इधर संख्या देखो कितनी है, पहले लिख लेते हैं। परमाणु एक तरफ इस प्रकार लिखा करो, परमाणु परमाणु लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे लिखो अभिकारक, यहाँ पे लिखो उत्पाद, लिख लिया। परमाणु हमारे पास देखो कितने हैं, कौन कौन से? कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक कौन सा है? हाइड्रोजन है। कार्बन है, अभिकारक में कार्बन कितने हैं? देखो 3 हैं। यहाँ पे देखो बच्चों कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक के अंदर बच्चों कितने हैं? 8 है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे देखो अभिकारक ये है कितने? 2 है। आगे समझे? अभिकारक के अंदर सबसे पहले हमें अभिकारक इसके अंदर देखने। कार्बन बच्चों देखो कितने? 3 है, तो 3 लिख दिए।
H देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 8 है, तो 8 मैंने लिख दी। O है तो O को मैंने सबसे पहले कितनी लिख दी, 2 लिख दी। उसके बाद में O का ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कार्बन हमारे पास, कार्बन यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 है। कार्बन बच्चों कितने हैं, अभिकारक के अंदर, उत्पाद के अंदर कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, इस प्रकार से एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, परमाणु, इस प्रकार से बच्चों आप लिखो, परमाणु, उत्पाद और परमाणु, अभिकारक और उत्पाद। तो इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे कि इस कार्बन को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या बच्चों कितनी है, 3। तो इसको 3 पूरा करने के लिए, इसको 3 करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। इस कार्बन के आगे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब एक भी ध्यान रखना, एक दूसरी बात, अब इनको लिखने से पहले इनको क्या करना है, एक खाने में बंद कर देना है। इस प्रकार खाने में बंद कर देना और बाहर वह संख्या लिखेंगे जो हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो कार्बन को संतुलित करेंगे। कार्बन की संख्या 3 है तो हमने इसके बाहर कितनी लिख दी, यहाँ पे बच्चों 3 लिख दिया। अब क्या हुआ, 3 लिखने के बाद हमारे पास देखो कार्बन की संख्या तो होगी 3, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या बढ़ गई अब की बार, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे देखो कितनी है, 2 और 3 हमने बाहर लिख दिए, तो इसको 3 से गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो CO2 है वो उसके 3 अणु बन गए, CO2 यानी बाहर, इस प्रकार CO2 यानी CO2 और CO2 और CO2, इस प्रकार क्या हुए, CO2 3, देखो ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने बन गए, 3 लिखने से, ऑक्सीजन के तो बन गए 6 और कार्बन के कितने बन गए, 3 बन गए। इसी प्रकार अब हम करेंगे हाइड्रोजन को संतुलित, ठीक है ना। हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने हाइड्रोजन, 8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, इसके आगे 4 लगा दिया, 4 को 2 से गुणा करेंगे, इस प्रकार से हो गया H2 और इसके आगे हमने 4 लिख दिया। मतलब क्या हुआ, ये H2 के जो अणु हैं वो 4 है, इस प्रकार H2O और H2O 4 है। तो इसमें हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 2 2 2, कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कंप्लीट होगी 8 और इधर भी कितने थे, 8 है। तो कार्बन की संख्या हमने कंप्लीट कर दी, हाइड्रोजन की संख्या क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। अब देखो ऑक्सीजन देखो 4 अणुओं के अंदर 4 तो यहाँ पे बढ़ गई, 1 2 3 और 4, और 6 पहले से हैं, यानी 4 कोई से गुणा करेंगे ऑक्सीजन को तो 4 यहाँ पे होगी और 6 यहाँ पे, 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब इधर भी हमें क्या करने, 10 करेंगे। तो 10 करने के लिए इसके आगे हम 5 लिख दें, 4 लिखेंगे तो पूरा नहीं होगा, 3 लिखें तो भी पूरा नहीं होगा, 5 से अब यदि हम इसको गुणा कर दें, किसको, O2 को, तो इसकी संख्या 5 दूना 10, तो इधर भी 10 और इधर भी क्या हो गए, 10। तो इस प्रकार आपको अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है बच्चों, संतुलित करना है। अब जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाए बच्चों, जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाए, संतुलित होने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसकी अवस्थाएं लिखी जाती है। उसकी क्या चीज़ लिखी जाती है, अवस्थाएं लिखी जाती है। अवस्था के अंदर क्या लिखा जाता है बच्चों, कि यदि कोई भी परमाणु यदि वो ठोस है, तो ठोस है तो उसके साथ में क्या लिखेंगे, सॉलिड, यानी ठोस के लिए सॉलिड S लिखेंगे। यदि वो द्रव है तो उसके साथ में L लिखेंगे। यदि गैस है तो उसके साथ में क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ C प्लस में O2, इस प्रकार तीर का निशान लगा के और मैंने लिख दिया CO2। अब बच्चों आपको पता है कार्बन कोयला होता है, कोयला हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, और ठोस को सॉलिड होता है, S लिखा जाता है।
ऑक्सीजन होती है बच्चों, आपको पता है ऑक्सीजन गैस होती है, तो गैस के लिए जी लिखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैस होती है, तो इसके लिए भी क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो आपको बच्चों पता चल गया कि यदि सॉलिड है, ठोस है तो उसके लिए एस, गैस है तो जी, लिक्विड है या द्रव है तो उसके लिए एल लिखेंगे। तो ये था आपका 6 नंबर बिंदु। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर बच्चों बिंदु पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखने का। अभिकारक व उत्पाद यदि जलीय विलयन में है तो उनके साथ में क्या लिखें, ए क्यू लिखेंगे, एक्वा या ए क्यू लिखेंगे। जैसे हमारे पास CaO इस प्रकार से लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यह क्या है, ठोस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ठोस होता है बच्चों, मैंने बताया। उसके बाद में H2O, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, जल है, लिक्विड होता है। उसके बाद में क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, CaOH और ब्रैकेट बार 2। तो ये अब देखो, ये कैल्शियम इस जल में घुल गया, मिल गया, तो ये क्या हुआ, इसके साथ जलीय विलयन बन गया। जब जलीय विलयन में कोई भी उत्पाद बनता है तो उसके साथ में हमेशा ही AQ लिखा जाता है। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद में 8 नंबर हमारे पास पॉइंट है बच्चों, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर या दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान है, यानी इस प्रकार से तीर का निशान है लगाना है, यानी इस प्रकार से और इस प्रकार से लगाना है। जैसे बच्चों हम बात करते हैं, बर्फ होती है, बर्फ जो होती है, बर्फ को यदि हम क्या करें, सबसे पहले बर्फ का हम गर्म करते हैं, बर्फ को क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। लेकिन यह द्रव वापिस जब ठंडा होगा, वापिस क्या होगा, ठंडा होगा, वापिस ठंडा होगा तो वापिस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। यानी ये प्रक्रम चलता ही रहेगा, पहले बर्फ से द्रव और द्रव से वापिस क्या बनेगी, बर्फ बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रक्रम, ठीक है, जब चलता रहे, पहले तो अभिकारक से उत्पाद, फिर उत्पाद से वापिस अभिकारक बने, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय कहा जाता है। और उनके बीच में इस प्रकार अर्ध तीर का चिन्ह लगाया जाता है। आगे समझे में बच्चों। तो अब ये जो चिन्ह है ऊपर वाला, ये जो चिन्ह है उसको तो बोलते हैं अगर अभिक्रिया, उसको बोलते हैं अगर अभिक्रिया। जो नीचे वाला ये जो चिन्ह है उसको बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतीप अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये था कि यदि अभिक्रिया दोनों तरफ चले, ठीक है ना। जैसे बर्फ वाला उदाहरण बच्चों मैंने बताया कि आप लिख देना, बर्फ होती है, जो बर्फ होती है उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव बन जाता है, और इस द्रव को यदि वापिस ठंडा करें तो वापिस क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया हमेशा ही चलती रहती है, जो कभी पूर्ण नहीं होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के बीच अर्ध तीर का चिन्ह लगाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास बच्चों 9 नंबर पॉइंट है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो बच्चों 9 नंबर पॉइंट ये है कि कोई अभिक्रिया, जैसे ये अभिक्रिया थी N2 प्लस में 3H2। अब ये किस ताप पे संपन्न हो रही है, किस ताप पे संपन्न हो रही है, उसको तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे तीर के ऊपर इस प्रकार से ये 373 केल्विन पे संपन्न हो रही है, तो ताप हमने 373 लिख दिया। और दाब, कोई भी दाब पर जैसे 200 दाब पे संपन्न हो रही है तो इसको लिखते हैं ATM। ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर होती है, दाब को मापने की इकाई होती है, इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, ये कहते हैं 9वां बिंदु हमारे पास क्या है, यदि कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया ताप या दाब पे संपन्न होती है ना, यदि आपको ताप या दाब दिया होता है तो कहाँ पे लिखोगे, उनको तीर के ऊपर में नीचे लिखोगे और फिर अभिक्रिया को आप पूरी कर दोगे। 2NH3 आगे समझे। तो ये NH नाइट्रोजन ये भी गैस, हाइड्रोजन ये भी गैस, अमोनिया ये भी क्या गैस, तो इनके भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाएगी, सभी की G हो जाएगी। उसके बाद में 10 नंबर हमारे पास पॉइंट है बच्चों
कि यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उसके साथ हमेशा धन चिन्ह का लगेगा, प्लस लगेगा। और यदि उत्पाद के साथ, यदि ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद के साथ प्लस लगेगा। और यदि ऊष्माशोषी है तो अभिक्रिया उत्पाद के साथ क्या लगेगा, माइनस चिन्ह यानी ऋण चिन्ह लगेगा। जैसे हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी N2 प्लस में 3H2O और इससे क्या बना 2NH3। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी यानी इतनी ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो निकल रही है तो 10.5 यहाँ से के से तात्पर्य बच्चों कैलोरी नोट कर लेना, कैलोरी। CAL से तात्पर्य है, ये के से तात्पर्य किलो, CAL से तात्पर्य किलोरी, किलो कैलोरी। यहाँ ऐसे तीर, ऐसे ये जो तीर का चिन्ह है उसको बोलते हैं प्रति, और MOLE का तात्पर्य मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल। उसके बाद में नीचे वाली जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी के साथ देखो माइनस का, इस प्रकार माइनस का चिन्ह लिखा जाता है। N2 प्लस में 2O2 तो क्या बन जाएगा 2NO2 माइनस लिखा, क्योंकि उत्पाद के साथ यदि ऊष्माशोषी है तो उत्पाद के साथ हमें माइनस लिखना है। कितनी ऊष्मा अंदर आ रही है 21.6 किलो केल्विन प्रति मोल। तो इसमें बताया है यदि ऊष्माक्षेपी है तो उसके साथ प्लस लिखा जाता है, और यदि ऊष्माशोषी है तो उसके साथ क्या लिखा जाता है बच्चों, माइनस लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों 11 नंबर हमारे पास, और इस समीकरण लिखने का लास्ट है, क्या है, अभिक्रिया में प्रयुक्त तीर को यानी उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये क्या कहता है, यदि कोई अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक बच्चों क्या होता है कि ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद तो भाग नहीं लेता, यदि पास में खड़ा हो ना तो वो क्या करेगा, जैसे कोई होता है ना पास में खड़ा हो तो लड़ाई करवा देता है लेकिन खुद लड़ाई में भाग नहीं लेता। इसी प्रकार उत्प्रेरक होते हैं बच्चों, उत्प्रेरक आप तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन पास में खड़े खड़े उस अभिक्रिया की गति को या तो कम कर देंगे या क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो उस उत्प्रेरक को क्या करेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, उस तीर को निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे हमारे पास समीकरण है बच्चों CH2 प्लस में ये H2 से क्रिया करती है और क्या बनता है CH3 और CH3। अब ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, निकल की उपस्थिति में। निकल जो उत्प्रेरक है उसको क्या किया हमने, तीर के ऊपर लिख दिया। तो ये सारी की सारी क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण थे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण की विशेषता। अब रासायनिक समीकरण क्यों लिखी जाती है बच्चों, देखते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है बच्चों क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, मतलब अणुओं की संख्या और द्रव्यमान आदि की जानकारी मिलती है। जैसे बच्चों क्रियाकारक के अंदर अणुओं की संख्या और द्रव्यमान की संख्या का पता किसके द्वारा लग सकता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा लग सकता है। जैसे बच्चों ये मैंने लिखा C प्लस में O2 और CO2, तो देखो अणु की संख्या, यहाँ पे कार्बन के अणु कितने, एक, रासायनिक समीकरण लिखी तभी पता चला ना कार्बन एक है। और ऑक्सीजन देखो मैंने O2 लिखा तो हमें पता चल गया ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो CO2 का जो अणु बना उसमें भी क्या है, पूरे 2 ऑक्सीजन है और एक क्या है, कार्बन है। अब द्रव्यमान का अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है। जैसे कार्बन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है एक अणु का 16 होता है। यहाँ पे 2 अणु है तो दोनों अणुओं का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 32। अब 12 और 32 को जोड़ेंगे तो टोटल द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हो गया, 44। तो इधर उत्पाद का भी कितना हो जाएगा, जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन की कितने अणु, 2 है तो एक का कितना होता है बच्चों, 16 दूना 32। तो 32 और 12 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा। मतलब रासायनिक समीकरण लिखने से क्या होता है कि एक तो जो अणु है, ठीक है ना, एक परमाणु उनकी संख्या का, और प्लस में
द्रव्यमान संख्या का हमें पता चलता है। उसके बाद में 2 नंबर हमारे पास बच्चों पॉइंट है कि पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है बच्चों? भौतिक अवस्थाएं होती है जिनको हम देख पाते हैं। क्या पदार्थ ठोस है? यदि ठोस है तो उसके साथ क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। यदि वो द्रव है तो उसके साथ बच्चों क्या लिखें? लिक्विड है तो एल लिखेंगे। यदि वो पदार्थ गैस है तो उसके साथ बच्चों क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। ठीक है ना। तो किसके द्वारा पता चलता है? ये रासायनिक समीकरण के द्वारा ही पता चलता है कि पदार्थ क्या था, ठोस था या द्रव है या गैस है। उसके बाद में बच्चों 3 नंबर हमारे पास पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थिति, जैसे मान लो ताप, दाब या उत्प्रेरक। इनके बारे में रासायनिक समीकरण लिखते हैं तभी पता चलता है ना कि तापमान कितना ताप लगा, 700 डिग्री केल्विन यानी 700 केल्विन, दाब 200 एटम। तो ये कब पता चलता है? ये जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तभी पता चल सकता है ना। यदि रासायनिक समीकरण नहीं लिखे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि तापमान कितना था, दाब कितना था और उत्प्रेरक कौन सा था। इन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई वो समीकरण पूरी हुई। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर पॉइंट है समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी भी स्पष्ट हो जाती है। यानी यदि हम समीकरण लिखते हैं, यदि उत्पाद के साथ प्लस लिखते हैं तो ऊष्माक्षेपी और यदि माइनस लिखते हैं तो ऊष्माशोषी हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर पॉइंट क्या है कि समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी देता है। उत्क्रमणीयता का अभी हमने पढ़ा कि यदि अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है तब तो इस प्रकार से अर्ध तीर के चिन्ह लगाए जाएंगे। यदि एक ही तरफ चलती है, जैसे क्या हुआ, दूध था, दूध से क्या बनी बच्चों? दही बनी। तो ये अभिक्रिया दूध से यहाँ पे पूर्ण होगी, दही बन गई। वापिस ये अभिक्रिया नहीं चलेगी कि दही वापिस दूध बन जाए, तो तीर के निशान की तरफ नहीं आएगी। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये बताते हैं कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का पता चलता है कि उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। उसके बाद में 6 नंबर बच्चों हमारे पास क्या है? रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। यानी रासायनिक जो समीकरण होती है उसके द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप से इसको लिखा जा सके। अब बच्चों क्या होता है जो रासायनिक समीकरण है उसकी विशेषता भी बहुत है। अणुओं की संख्या का पता चलता है, द्रव्यमान संख्या का पता चलता है, और उसकी जो भौतिक अवस्थाएं होती है जैसे ठोस, द्रव या गैस, उनके बारे में पता चलता है। उसके बाद में उनमें जो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय उसका भी पता चलता है। उसके बाद में ताप, दाब या उत्प्रेरक उनके बारे में पता चलता है। ठीक है ना। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रासायनिक समीकरण से मिलती है। लेकिन रासायनिक समीकरण की भी क्या है, कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां बच्चों? देखो, यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी नहीं बताती कि अभिक्रिया कब पूर्ण होगी। उसके बाद में हमारे पास इससे क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता। तो जो क्रियाकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसके बारे में इस रासायनिक समीकरण से स्पष्ट हमें पता नहीं चलता। तो ये थी बच्चों रासायनिक समीकरण के विभिन्न चरण। तो